तो आज तारीख है 13 जनवरी 2026 और हमारे सामने जो ये रिपोर्ट्स हैं ये दुनिया की एक बहुत ही मिली-जुली तस्वीर दिखा रही हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे दो अलग-अलग दुनिया एक साथ चल रही हैं। बिल्कुल, एक तरफ भारत है जो आर्थिक तौर पर मजबूत हो रहा है, नई-नई साझेदारियां कर रहा है और दूसरी तरफ दुनिया के कई हिस्सों में मतलब बहुत तनाव और उथल-पुथल मची हुई है। सही कहा। तो आज इन सब पर गहराई से पड़ताल करने का मकसद यही है कि इन अलग-अलग कहानियों के बीच के धागों को जोड़ा जाए और समझें कि 2026 की ये शुरुआत असल में हमें किस दिशा में ले जा रही है। बिल्कुल, ये एक पहेली की तरह है, जिसके टुकड़े अलग-अलग जगहों पर बिखरे हुए हैं। भारत की अपनी चुनौतियां हैं, अपनी सफलताएं हैं, लेकिन उसी वक्त दुनिया के बड़े खिलाड़ी जैसे अमेरिका, हाँ, वो कुछ ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे पूरा खेल ही बदल रहा है। तो इन सबको एक साथ रखकर देखने पर ही असली तस्वीर साफ होगी। तो चलिए शुरुआत भारत से ही करते हैं, देखते हैं देश के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है। तो भारत की जमीनी हकीकत और शुरुआत मौसम से करते हैं। जी। दिल्ली में तो रिकॉर्ड टूट गया है। अच्छा। हाँ, पिछले 3 साल की सबसे ठंडी जनवरी की सुबह दर्ज हुई है। पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, पूरा उत्तर भारत। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब सब जगह जबरदस्त शीतलहर चल रही है। और ये सिर्फ स्वेटर पहनने वाली खबर नहीं है, इसका सीधा असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। सही बात है। घना कोहरा मतलब ट्रेनें लेट, फ्लाइट्स पर असर और सड़कों पर गाड़ियां चलाना कितना खतरनाक हो जाता है। और खेती पर भी तो असर पड़ता होगा। बिल्कुल, खेती किसानी के लिए भी ये एक मुश्किल वक्त होता है। तो ये एक छोटी सी खबर बड़े पैमाने पर असर डालती है। मौसम से आगे बढ़कर राजनीति के गलियारों में देखें तो वहां भी कुछ हलचल है। भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। खबर यह है कि 20 जनवरी को जेपी नड्डा की जगह नितिन नबीन को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। हाँ, और ये सिर्फ एक चेहरा बदलने की बात नहीं है। जब भी किसी बड़ी पार्टी में नेतृत्व बदलता है तो ये आने वाले समय के लिए पार्टी की रणनीति में बदलाव का एक संकेत होता है। मतलब नई प्राथमिकताएं तय होती हैं। बिल्कुल, नई प्राथमिकताएं तय होती हैं, संगठन में नए लोगों को मौके मिलते हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बदलाव का असर पार्टी के काम करने के तरीके पर कैसे पड़ता है। तो क्या ये सिर्फ एक संगठनात्मक फेरबदल है या इसके पीछे कोई बड़ी चुनावी रणनीति हो सकती है? मुझे लगता है ये दोनों का मिश्रण है। संगठन को मजबूत करना हमेशा चुनावी रणनीति का ही हिस्सा होता है। नया नेतृत्व नई ऊर्जा लाने की कोशिश करता है, शायद कुछ नई नीतियां भी आए। ये पार्टी को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने का एक तरीका है। इस पर नजर रखनी होगी। जरूर। और अब एक ऐसे मामले पर आते हैं जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा हुआ है, करूर भगदड़ मामला। ओ हाँ, ये तो बहुत ही दुखद घटना थी। अभिनेता और टीवी के प्रमुख विजय से सीबीआई ने करीब 7 घंटे तक पूछताछ की है। ये सितंबर 2015 का मामला है, जिसमें 41 लोगों की जान चली गई थी। ये एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे राष्ट्रीय अंतरात्मा को झकझोर देने वाला कहा था। इसमें 2 पक्ष साफ साफ दिख रहे हैं। हाँ, एक तरफ विजय है। विजय इसे अपने खिलाफ एक साजिश बता रहे हैं और उनका आरोप है कि पुलिस भीड़ को संभालने में नाकाम रही। वहीं पुलिस का कहना है कि विजय कार्यक्रम में देर से पहुंचे, जिससे भीड़ बेकाबू हो गई। तो ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सार्वजनिक सुरक्षा और जवाबदेही जैसे बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर इतनी बड़ी त्रासदी का जिम्मेदार कौन है। एक तरफ देश के अंदर ये सब चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भारत दुनिया में अपनी जगह बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत बड़ी और दिलचस्प खबर है, भारत और जर्मनी की साझेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्स के बीच अहमदाबाद में एक बड़ी बैठक हुई है। हाँ, और ये बैठक बहुत खास है क्योंकि ये भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने पर हुई है। लेकिन जो बात इसे और भी अहम बनाती है वो है इसके नतीजे। क्या नतीजे निकले हैं? दोनों देशों के बीच 19 समझौता ज्ञापनों यानी MOUs पर दस्तखत हुए हैं। 19? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी। और इसमें रक्षा, टेक्नोलॉजी और खासकर स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी, इन क्षेत्रों में हुए समझौते बहुत महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, क्लीन एनर्जी पर खास फोकस है। जी, जर्मनी ने तो ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप के तहत 1.24 बिलियन यूरो की नई फंडिंग का भी ऐलान किया है। वाह।
और एक और बड़ी बात, भारतीय पासपोर्ट धारकों को अब जर्मनी से गुजरने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी, मतलब वीजा मुक्त ट्रांजिट। ये सब दिखाता है कि भारत को अब एक ऐसे पार्टनर के तौर पर देखा जा रहा है जिसके साथ मिलकर भविष्य की योजनाओं पर काम किया जा सकता है। और जर्मनी के साथ ये साझेदारी भारत के उस गोल्डीलॉक्स चरण के लिए एक बूस्टर की तरह लगती है, जिसकी आजकल बहुत चर्चा हो रही है। हाँ, गोल्डीलॉक्स चरण। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जहां विकास दर ऊंची है और महंगाई काबू में है। आपने बिल्कुल सही जोड़ा, यही तो कनेक्शन है। जब आपकी अर्थव्यवस्था 8.2% की दर से बढ़ रही हो, जैसा कि वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में देखा गया, तो उस ग्रोथ को बनाए रखने के लिए आपको टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी में जर्मनी जैसे बड़े पार्टनर्स की जरूरत पड़ती है। सही बात है। ये सिर्फ एक वैश्विक जीत नहीं, बल्कि एक आर्थिक जरूरत भी है। और इसी सिलसिले में 1 फरवरी को आने वाले केंद्रीय बजट पर सबकी नजरें टिकी हैं। उम्मीद है कि वो इस ग्रोथ को और आगे बढ़ाने पे ध्यान देगा। बिल्कुल। तो एक तरफ भारत है जो दुनिया से जुड़ रहा है, साझेदारियां बना रहा है और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम दुनिया के बाकी हिस्सों की तरफ देखते हैं, तस्वीर बिल्कुल उलट नजर आती है। एकदम। खासकर जब हम अमेरिका की बात करते हैं। हाँ, यहाँ तस्वीर 180 डिग्री घूम जाती है। भारत जहाँ दोस्त बना रहा है, वहीं दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका कुछ अलग ही राह पर है। क्या हुआ है? राष्ट्रपति ट्रंप ने 3 जनवरी को वेनेजुएला पर एक तरफा सैन्य हमला कर दिया और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया। क्या? और इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि इस ऑपरेशन की जानकारी अमेरिकी कांग्रेस तक को पहले नहीं दी गई थी। ये तो बहुत बड़ा कदम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अमेरिकी विदेश नीति अब बहुत ज्यादा आक्रामक और अप्रत्याशित हो गई है, और ये सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं है। और भी देशों को धमकी दी है? हाँ, ट्रंप प्रशासन ने मेक्सिको, क्यूबा और कोलंबिया को भी सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है। और इससे भी बढ़कर अमेरिका पिछले कुछ समय में 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर हो चुका है। 66? जी, जिनमें विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौता जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ये अमेरिका फर्स्ट नीति का एक चरम रूप है, जहां अमेरिका कह रहा है कि वो दुनिया के नियमों से बंध कर नहीं रहेगा। और अमेरिका की इस नीति का असर दुनिया के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ रहा होगा, जैसे ईरान पर। वहां सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बहुत बढ़ गए। बिल्कुल। ईरान में स्थिति बहुत गंभीर है। एक तरफ देश के अंदर हजारों लोग सड़कों पर हैं और सरकार उन पर सीधे गोलियां चला रही है। मरने वालों की संख्या का कोई सटीक आंकड़ा नहीं है, क्योंकि 8 जनवरी से पूरे देश में इंटरनेट बंद है। तो फिर पता कैसे चल रहा है? जो अनुमान है वो 2000 से लेकर 12,000 के बीच है। ये एक भयानक मानवीय संकट है, और ठीक इसी समय अमेरिका इस आग में घी डालने का काम कर रहा है। वो कैसे? ट्रंप ने ऐलान किया है कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा, उस पर 25% का टैरिफ लगाया जाएगा, और इसका सीधा निशाना चीन है। मतलब ये सिर्फ ईरान का संकट नहीं है, ये अमेरिका और चीन के बीच एक बड़े आर्थिक टकराव का मैदान भी बन गया है। एकदम। ये एक भू राजनीतिक शतरंज की बिसात है, जहां मोहरे ईरान के लोग बने हुए हैं। और इसी बीच दुनिया के दूसरे संघर्ष भी तो चल ही रहे हैं। हाँ, वो जस के तस बने हुए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को देखिए, वो अब भी जारी है। रूस ने सिर्फ एक हफ्ते में यूक्रेन पर 1100 से ज्यादा ड्रोन और 50 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया है। एक हफ्ते में? हाँ, शांति की कोई उम्मीद दूर दूर तक नहीं है। और मध्य पूर्व में भी हालात बहुत खराब है। गाजा में जो संघर्ष विराम 10 अक्टूबर को शुरू हुआ था, वो पूरी तरह नाकाम हो गया है। नाकाम कहना भी शायद कम होगा। समझौते के बाद भी 400 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें 100 से ज्यादा बच्चे हैं। हे भगवान! हालत इतनी खराब है कि बच्चे सिर्फ बमबारी में नहीं, बल्कि ठंड से, हाइपोथर्मिया से भी मर रहे हैं। उन तक मदद पहुंचाने के सारे रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। और इसी बीच इजराइल वेस्ट बैंक में 69 नई बस्तियां बनाने की योजना बना रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर फिलिस्तीनी जमीन पर कब्जा हो जाएगा। ये सब सुनना ही बहुत मुश्किल है। और अफ्रीका में सूडान का संकट भी है, जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। और ये शायद आज के समय का सबसे बड़ा मानवीय संकट है। सूडान में गृह युद्ध को 1000 दिन हो चुके हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन संकट बन चुका है। कितने लोग प्रभावित हुए हैं? 1.36 करोड़ लोग बेघर हो चुके हैं। देश की 2/3 आबादी यानी लगभग 3.37 करोड़ लोगों को जिंदा रहने के लिए बाहरी मदद की जरूरत है। स्वास्थ्य व्यवस्था खत्म हो चुकी है और लोग भुखमरी के कगार पर हैं। ये सारे संकट एक ऐसी दुनिया की कहानी कहते हैं जहां पुरानी व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं और कोई संभालने वाला नहीं है। बिल्कुल।
इस पूरी उथल-पुथल का असर सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि ग्लोबल अर्थव्यवस्था पर भी साफ दिख रहा होगा। हाँ, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण चीन है। अमेरिका के टैरिफ के जवाब में चीन ने 1 जनवरी से 900 से ज्यादा चीजों पर आयात शुल्क कम कर दिया है। अच्छा, उनका फोकस साफ है, आधुनिक तकनीक और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े सामान को सस्ता करो ताकि देश में इनोवेशन और ग्रोथ न रुके। ये एक रणनीतिक चाल है। और ताइवान अमेरिका व्यापार सौदा भी कुछ ऐसा ही है। बिल्कुल, हर कोई अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित करने में लगा है। और इस अनिश्चितता के माहौल में क्रिप्टो करेंसी बाजार का क्या हाल है? वहां तो हमेशा ही हलचल रहती है। हाँ, वहां तो रहती ही है। बिटकॉइन इस समय 91,000-92,000 डॉलर के आसपास है, लेकिन अनुमान है कि ये 2026 में 1,50,000 डॉलर तक जा सकता है। $1.5 लाख। जी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस उम्मीद के बावजूद बाजार में इस वक्त डर का माहौल है। एक फियर एंड ग्रीड इंडेक्स होता है जो बाजार की भावना को मापता है। ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या है? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। यह इंडेक्स 0 से 100 के पैमाने पर मापता है कि निवेशक कितने लालची या डरे हुए हैं। अगर स्कोर 100 के करीब है तो मतलब लोग बहुत लालची हैं और जमकर खरीदारी कर रहे हैं, जिससे बाजार जरूरत से ज्यादा चढ़ सकता है। बिल्कुल। और अगर स्कोर 0 के करीब है तो मतलब लोग बहुत डरे हुए हैं और बिकवाली कर रहे हैं। अभी इसका स्कोर 27 है, जो डर को दिखाता है। तो इसका मतलब है कि भू राजनीतिक अनिश्चितता और आर्थिक चिंताओं के कारण निवेशक पैसा लगाने से घबरा रहे हैं। हाँ, वे किनारे खड़े होकर देख रहे हैं कि आगे क्या होता है। तो इन सभी दस्तावेजों को एक साथ देखने के बाद क्या बड़ी तस्वीर उभरती है? 2026 की शुरुआत एक ऐसी दुनिया को दिखाती है जो कई टुकड़ों में बटी हुई है। हाँ, ये एक ऐसी दुनिया है जहां विरोधाभास बहुत गहरा है। एक तरफ भारत जैसी उभरती शक्तियां हैं जो वैश्विक मंच पर अपनी जगह बनाने के लिए साझेदारी और आर्थिक विकास का रास्ता अपना रही हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जैसी स्थापित शक्ति है जो दुनिया से खुद को अलग कर रही है और एक तरफा कदम उठा रही है। इस खींचतान का नतीजा यूक्रेन, मध्य पूर्व और सूडान जैसे अनसुलझे संघर्षों और मानवीय संकटों के रूप में सामने आ रहा है। मतलब पुरानी वैश्विक व्यवस्था टूट रही है और नई अभी बनी नहीं है। बिल्कुल, हम एक बहुत ही अनिश्चित दौर से गुजर रहे हैं। व्यापार, टेक्नोलॉजी और सैन्य शक्ति, हर चीज के नियम दोबारा लिखे जा रहे हैं। हर देश अपने लिए एक नया रास्ता तलाश रहा है। और क्या ये अस्थिरता और बढ़ सकती है? विश्लेषकों का तो यही मानना है। लेबनान, म्यांमार और अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे इलाकों में संघर्ष और गहरा सकता है। और यूरोप का क्या? अमेरिका का ध्यान अब चीन से हटकर अपने पड़ोसियों यानी पश्चिमी गोलार्ध पर टिक गया है और इस वजह से यूरोप के नेता अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं। उन्हें डर है कि अमेरिका अब उनकी मदद के लिए पहले की तरह आगे नहीं आएगा। तो अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जरूर। इन सारी रिपोर्ट्स में हमने देखा कि अमेरिका कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से पीछे हट रहा है और दुनिया की समस्याओं में कम दिलचस्पी दिखा रहा है। तो सवाल यह है कि जब एक प्रमुख वैश्विक शक्ति इस तरह से अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटती है तो उस खाली जगह को भरने के लिए कौन आगे आता है? क्या भारत और जर्मनी जैसी साझेदारियां उस शून्य को भर सकती हैं या फिर ये खालीपन दुनिया को और ज्यादा अराजकता की ओर ले जाएगा? बट अच्छा लगा हो कमेंट में बता देना और कौन सी बुक या कौन सा टॉपिक नेक्स्ट देखना चाहते हो वो भी लिख देना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।